हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स में। आज हम चर्चा करेंगे कला एवं संस्कृति, इसके साथ ही गांधी युग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, और अक्सर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता ही है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम या फिर तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो हमें याद रखना है कि भरतनाट्यम है, जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अक्सर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम में कितने व्यक्तियों का समूह होता है या यह एकल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि कर्नाटक संगीत के माध्यम से होने वाला यह एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत भी भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं। जैसा कि प्रत्येक संगीत या नृत्य कोई भी हो, उसके प्रमुख घराने अवश्य रहते हैं। तो भरतनाट्यम के 3 घराने हैं, जिनमें तंजौर, कांचीपुरम और पंडलनुर 3 प्रमुख आते हैं। वापस रिपीट करते हैं, तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडलनुर। अगला फैक्ट है कि ई कृष्ण अय्यर एवं यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। हमें यहाँ पर प्रमुख नृत्यकर्ताओं के भी नाम याद रखना है, प्रमुख संगीतज्ञ के भी नाम याद रखना है, कौन वाद्ययंत्र बजाता है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ चर्चा की जा रही है ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। अगला मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स का, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर कथकली की बात हो रही है। कथकली तो यह किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली की गीतों की भाषा कौन सी है, तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की है केरल की है, तो केरल में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मलयालम है। तो कथकली की जो गीतों की भाषा है वह मलयालम है। अगला फैक्ट है कि 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली को प्रस्तुत किया गया था। तो अगला क्वेश्चन यही बनता है कि हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली को प्रस्तुत कब किया गया था। 1968 में। कथकली मंचों पर किस रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। कथकली मंच पर किस रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, तो यह काले रंग के वस्त्रों का यूज़ इसमें किया जाता है। आप इसे आराम से याद रख सकते हैं, कथकली, केरल, काले वस्त्र, तीनों में क आ रहे हैं। तो नॉर्मली आप इसे इजीली आराम से इसको याद रख सकते हैं। लेकिन यहीं पे कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली स्थिति जब होती है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वहाँ हमने कथकली की बात करी और यहाँ पर हम कथक की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आप इसे नॉर्मल इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कच्ची पूड़ी किसने खाई थी, जो व्यक्ति उसे नहीं देख पा रहा था। तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी, ये जो कलाकार हैं ये सभी किस नृत्य से संबंधित हैं। वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी, तो ये सभी किसके कलाकार हैं, कथकली के नृतक हैं। इसके अलावा उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। तो ये तो नाम से हमें नॉर्मली इजीली याद रह सकता है। लेकिन यही अगला फैक्ट तो यही बनता है कि ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आराधना का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो आपके पास अगर 4 ऑप्शन है तो हमें वहाँ पर याद रखना है ओडिसी को आराधना का नृत्य कहा जाता है। अगला आता है सोनल मानसी है, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक, ये सभी किस नृत्य के कलाकार हैं। पटनायक हम सभी को नॉर्मली याद रहता ही है कि पटनायक जहाँ भी संज्ञा आता है तो यह किससे संबंधित है, ये सभी ओडिशा से संबंध रखते हैं। तो सोनल मानसी है, केलुचरण महापात्र एवं कालीचरण पटनायक, ये सभी ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वहीं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने रस होते हैं, तो हमें याद रखना है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल 9 रसों का समागम होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। अधिकतर जिन भी नृत्यों में अट्टम, मट्टम, कट्टम ये जो शब्द मिलेंगे तो हमें याद रखना है कि ये सभी साउथ के राज्यों से संबंधित ही रहते हैं और अक्सर केरल से संबंधित मिलेंगे। अगला सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही बनता है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। यह यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है।
तो यक्षगान किसका है? कर्नाटक का है। जब भी कोई नाटक करते हैं तो उसके पहले गान गाया जाता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। वहीं यक्षगान में किन किन का समागम होता है या किन किन का संगम होता है? तो यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, नृत्य और गान, इसलिए उसे यक्षगान कहा जाता है। अगला फैक्ट आता है यात्रा। यात्रा किस राज्य का लोक नाट्य है? तो यहाँ पर दो फैक्ट आपके कवर हो रहे हैं। सबसे पहला तो यात्रा एक लोक नाट्य है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि क्या है यात्रा? लोक नाट्य। ऑप्शन में आपसे पूछा सकता है कि लोक नृत्य है, लोक संगीत है या लोक नाट्य है या इनमें से कोई नहीं, तो यात्रा लोक नाट्य है। और यह किस राज्य से संबंध रखता है? तो यह वेस्ट बंगाल से संबंध रखता है। अगला फैक्ट हम सभी को अक्सर याद ही रहता है और सुना ही है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है, तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। क्या है? बांसुरी वादक हैं। वहीं शिव कुमार शर्मा का संबंध है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक है। अगला फैक्ट आता है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं? यहाँ पर आपसे राज्य न पूछकर वे सीधा स्थान भी पूछ सकते हैं। तो अजंता तथा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है, यहाँ पर अवस्थित हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, हम सभी जानते हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और यहाँ पर पर्यटक स्थल होने के साथ साथ कई फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। अगला फैक्ट आता है कि नागर शैली, और नागर शैली का ही दूसरा नाम स्थापत्य शैली भी है, और स्थापत्य शैली का नाम नागर शैली है। तो दोनों को कोरिलेट करते हुए चलना है। तो नागर शैली का प्रसार किस पर्वतमाला तक है? तो नागर शैली का हमें याद रखना है कि प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य की पर्वतमाला तक है। कहाँ से? हिमालय से लेकर विंध्य की पर्वतमाला तक। अगला क्वेश्चन है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कौन सा? मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश खजुराहो में है। तो ये तीनों मंदिर किस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं? मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर और खजुराहो का मंदिर, ये सभी नागर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। किसके? नागर शैली के। और नागर वास्तुकला शैली सही रूप से किस काल में प्रकट हुई थी? तो नागर वास्तुकला शैली सही रूप से या मुख्य रूप से गुप्त काल में प्रकट हुई थी। अगला आता है कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, इसके साथ ही तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी किस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं? कांचीपुरम, एलोरा का कैलाश मंदिर तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी द्रविड़ शैली के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि कैलाश मंदिर एलोरा का है और बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में अवस्थित है। नागर तथा द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? तो नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर शैली कहा जाता है। और वेसर शैली किसे कहा जाता है? तो नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को ही वेसर कहा जाता है। कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर किस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं? कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर, तो ये दोनों वेसर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला आता है सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को माना जाता है। वहीं अंतिम फैक्ट है कि कला की गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ था? कला से संबंधित रखने वाले गांधार शैली का विकास कुषाण के समय या कुषाण काल में हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं गांधी युग से रिलेटेड महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट के बारे में। ये सभी फैक्ट एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होते हैं। सबसे पहला फैक्ट होता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन जब यह बच्चे बच्चे को पता है तो हम जैसे लोग जल्दबाजी में इसका गलत आंसर टिक करते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। और गुजरात में ही भारत की सबसे ऊंची स्टैचू, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, यह गुजरात के केवड़िया में अवस्थित है और इसकी हाइट 181 मीटर है। और 181 मीटर इसकी क्यों रखी गई है? क्योंकि यह गुजरात की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। गांधी जी के माता और पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया
जाता है। इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है। वहीं इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला आता है वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से कब? 1915 में आए थे। तो ये काफ़ी लंबा समय इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और वहाँ से कब लौटकर आए थे। तो 1893 में गए थे और 1915 में आए थे। गांधी जी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो ये लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। किससे? लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो हम सभी को याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले, GKG। गांधी जी भी याद रख सकते हैं, GKG से गोपाल कृष्ण गोखले, इजीली ये भी आराम से याद रह सकता है। अगला फैक्ट आता है गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, क्योंकि वे 1915 तक तो दक्षिण अफ्रीका में रहे ही थे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के आने के 1 साल बाद ही, वे 1915 में वापस आए, 16 में आराम किया और 17 में वे बिहार के चंपारण में गए, जहां पर उन्हें सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर दिया था। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि एवं सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? यह उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, वहीं राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला फैक्ट आता है गांधी जी ने लियाकत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रोलेट एक्ट के विरोध में कब और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रोलेट एक्ट के विरोध में सन 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1922। कब? 11 फरवरी 1922 के चोरा चोरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो किसको? असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया था, यह स्थगित कर दिया था। अगला फैक्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके विरोध में ही गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि को किसने लौटाया था? महात्मा गांधी ने। अगला आता है महात्मा गांधी ने यंग इंडिया व नवजीवन, यंग इंडिया व नवजीवन को, इसके साथ ही हरिजन का प्रकाशन, ये तीनों पुस्तकों का प्रकाशन कब किया था? तो गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन, इसके साथ ही 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। अगला फैक्ट है 1924 के एकमात्र बेलगाम अधिवेशन, 1924 में एकमात्र बेलगाम अधिवेशन हुआ था जो कि कर्नाटक के थे और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष वे सिर्फ बने थे। तो क्वेश्चन यही बनता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में और या फिर किस सन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है और यह 1924 में हुआ था जब गांधी जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और एकमात्र अध्यक्ष रहे। अगला था है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ करके, कब दांडी यात्रा प्रारंभ करके 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और इसके साथ ही नमक कानून तोड़ने के साथ ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर दी थी। अगला फैक्ट आता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को समाप्त किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अगला फैक्ट आता है गांधी इरविन समझौता कब और किन के बीच हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था।
1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहकर क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। और यह क्वेश्चन अक्सर पीएससी जैसी लेवल की एग्जाम या ग्रेड 2 ग्रेड 1 एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला फैक्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा करो या मरो का नारा दिया था? किस डेट को दिया था? तो यह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला फैक्ट आता है कि 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था? कब? 1931 में। अगला फैक्ट आता है गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने एक प्रार्थना करते हुए गांधी जी की हत्या कर दी थी। और गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो गांधी जी के समाधि स्थल का नाम ही राजघाट है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि राजघाट किसके समाधि स्थल का नाम है? तो यह महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। और अंतिम फैक्ट आता है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भारतीय कला एवं संस्कृति एवं गांधी युग से रिलेटेड, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।